आज हम डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्री इंडिपेंडेंस की सेकंड वीडियो कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 1904 एक्ट पढ़ाया था और 1912 एक्ट पढ़ाया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से रिफॉर्म्स लाए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। लेकिन इसी के बीच में एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और कोऑपरेटिव्स में भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत से बैंकिंग क्राइसिस जो है वो इंडिया में देखे गए थे, क्योंकि बहुत सा फाइनेंस जो होता इकोनॉमिक लॉस हो रहा था ब्रिटिशर्स को, और उसकी वजह से बैंकिंग क्राइसिस इंडिया में आए थे। और इस चीज से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिसे मैकलेजन कमेटी कहते हैं। इस कमेटी को जो है वो प्रिजाइड किया था या चेयर किया था सर एडवर्ड मैकलेजन ने। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी इसके लिए वो ये थी कि सबसे पहले 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। जो सर एडवर्ड थे उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव्स जो है वो 3 टायर्स में होनी चाहिए। सबसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब लोकल लेवल पे, सेकेंडरी मतलब प्रोविंशियल लेवल पे, और टर्शियरी मतलब सेंट्रल लेवल पे भी जो है वो कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। और ये जो सेंट्रल लेवल होगी ये यहाँ पे एपेक्स बॉडी होगी ये। इसके अलावा और रिकमेंडेशन थी कि ये जो कोऑपरेटिव्स बनाई जाएंगी ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंसिस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। बैंक्स जो बनाए जाएंगे इन कोऑपरेटिव्स के लिए वो शॉर्ट टर्म और मीडियम फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है कि इससे पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मेंबर्स थे या फिर जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता था, ऑफिशियल्स जो मैंने आपको बताया था, वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। तो इसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक, मैकलेजन कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो सारे मेंबर्स को होनी चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए मेंबर्स को। उसके अलावा जो रजिस्ट्रार और उसका स्टाफ है उसको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। और ऑनेस्टी जो है वो एक मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कोऑपरेटिव्स का। इसके साथ डीलिंग जो है वो कन्फाइंड होनी चाहिए ओनली टू द मेंबर्स, यानी कि कोऑपरेटिव्स में क्या चेंज करना है, क्या करना है, किस तरीके से वहां के फाइनेंस को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट शुड बी कन्फाइंड ओनली टू द मेंबर्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कि इसकी एक वन ऑफ द रिकमेंडेशन, दैट इज द फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन, कि 1 मेंबर 1 वोट क्लॉज जो था वो इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था। इसके बाद क्या हुआ कि अब आपको ये कोऑपरेटिव की जो जर्नी है, यानी कि जो प्री इंडिपेंडेंस में कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ रिलेट कर करके पढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से आती है, वो इस पूरे जितने भी हम प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ेंगे कोऑपरेटिव्स की, वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब आपको पता ही है कि 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में होम रूल मूवमेंट हुई थी, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो था वो ब्रिटिशर्स पे पड़ा था, और उसको लेके वो एक मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर आए थे, जिसको 1919 रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये तो हम अलग से हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाए थे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ ये पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव्स को लेके मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या बोला गया था। तो सबसे पहले इस रिफॉर्म के अकॉर्डिंगली जो कॉर्पोरेशन है उसको स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी। आपको प्रिलिमिनरी में आ सकता है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया था कॉर्पोरेशन को। उसके बाद कोऑपरेटिव एक्ट ये बोला गया था कि ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया तो बहुत सी स्टेट्स थी जिन्होंने कोऑपरेटिव एक्ट पास किए थे, और उसमें सबसे पहली जो थी वो थी बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो कि 1925 में आया था। ये फर्स्ट प्रोविंशियल एक्ट टू बी पास किया गया था, और इसने फर्स्ट टाइम 1 मैन 1 वोट का जो क्लॉज है उसको इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट में। तो दैट मींस कि मैकलेजन कमेटी की जो 1 मैन 1 वोट का कांसेप्ट है वो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद मेंबरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको, मेंबरशिप कोऑपरेटिव को ज्यादा से ज्यादा कंसीडरेबल इंक्रीज होने लगे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कोऑपरेटिव का क्या बनने लगे, पार्ट बनने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब 1920s का पीरियड था जिसमें
में इंडिया में इमरजेंस हुई थी न्यू फोर्सेस की, लेकिन उसी के साथ साथ ये वर्ल्ड के लिए एक ऐसा पीरियड था जो एक डिप्रेशन लेकर आया था। इकोनॉमी में डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिफ्लेमेटरी कंडीशन परसिस्ट वेरी लॉन्ग। जब डिफ्लेमेटरी कंडीशन लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करती हैं तो उस केस में डिमांड कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट जो था वो कोऑपरेटिव्स पे देखा गया, जिसमें प्रेसिपिटेटिव फॉल इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। क्यों देखा गया? क्योंकि बहुत सी कमोडिटीज के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे और एग्रीकल्चरिस्ट क्लास को इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ था, इफेक्ट पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि उनकी रीपेइंग कैपेसिटी बिल्कुल लो हो गई थी। उनको जो लोन डिमांड, उनकी रीपेइंग कैपेसिटी कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है लोन डिमांड बढ़ जाएगी और ओवरड्यूज हो रहे थे। उसको लेके एक सर्वे करवाया गया जिसमें ये पता चला कि 1927 से लेके 1933 तक 20% से 40% जो है वो ओवरड्यूज बढ़ गए हैं। इसको लेके गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी एस.आर. डार्लिंग के अंदर, और ये कमेटी ने ये बताया था कि 1934 तक 20% कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनकी लिक्विडेशन हो गई है और बहुत सी सोसाइटीज और सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो वाइंड अप हो गए थे। तो इसका बहुत ज्यादा असर जो था डिप्रेशन का 1920s के बाद वो कोऑपरेटिव से पड़ा था। तो इसको लेके गवर्नमेंट के दिमाग में बहुत सी चीजें थी और एक विद न्यू रिफॉर्म्स के साथ गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कोऑपरेटिव्स में नए रिफॉर्म्स लाए जो कि हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम कोऑपरेटिव जो है अंडर आर्टिकल 91 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है या डीपीएसपी का, वो डीपीएसपी का भी पार्ट है और फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है, तो क्या वो जस्टिफाइबल है? उनको तो मैं आंसर कर चुकी हूँ। मैं आपको ये होम टास्क दे रही हूँ कि हमारे पेज पे जाके आप इसका आंसर देंगे कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो जस्टिफाइबल हैं या नहीं है, और अगर है तो कैसे है। थैंक यू सो मच।